मैं एक राजकुमार होकर इस काल कोठरी में सड़ रहा हूँ। उस लड़की की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। उससे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा, और उस बदले के लिए मुझे अपनी हर हद पार करना मंजूर है। अब मैं वो करूंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में हर्ष और सारा एक साथ बैठे होते हैं और बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। सारा, हमारी इस छोटी सी और प्यारी सी दुनिया को कभी किसी की नजर ना लगे। हम ऐसे ही हमेशा खुश रहेंगे। हाँ हर्ष, मुझे भी यही लगता है कि हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा और हमारी बेटी चंदा, वो भी हम दोनों के साथ बहुत खुश रहेगी। तभी झोपड़ी के बाहर खड़ी मनोरमा ये सारी बातें सुन रही होती है। उसके मन में कड़वाहट भरी होती है। इस लड़की ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसे तो मैं बर्बाद करके ही दम लूंगी। मनोरमा गुस्से में अपनी बात कहकर वहां से निकल जाती है और 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन हर्ष गांव के रास्ते से जा रहा होता है कि तभी सामने से एक गांव वाला घबराया हुआ भागता हुआ आता है। अरे भाई, क्या हो गया? तू इतना क्यों हाँफ रहा है और ऐसे भाग के क्यों आ रहा है? अरे हर्ष भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? हमारे राजा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। इतना कहकर वो गांव वाला वहां से भाग जाता है। हर्ष एकदम बदहवास हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी वही जमीन पर छोड़कर वापस झोपड़ी की तरफ दौड़ता है। उसे खाली हाथ वापस आया देखकर सारा चौंक जाती है। क्या हुआ हर्ष? क्या हुआ? तुम तो लकड़ियां लेने गए थे ना, और ये बिना लकड़ियां लिए वापस क्यों आ गए? बोलो हर्ष, क्या हुआ? सारा, तुम्हें नहीं पता, बहुत अनर्थ हो गया है। हमारे महाराज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर महाराज को कुछ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो तो हमारे लिए पिता के समान थे। चलो सारा, जल्दी से गांव की चौपाल पर चलते हैं, वहीं हमें आगे की जानकारी मिलेगी। दोनों भागते हुए चौपाल पर पहुंच जाते हैं, जहां पूरा गांव इकट्ठा होता है। सबके चेहरों पर डर और दुख साफ दिखाई दे रहा होता है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत इतनी रहस्यमयी हुई है कि कोई उन्हें देख भी नहीं पा रहा है। मुखिया जी, अब पता नहीं हमारे राज्य का क्या होगा। हम तो अनाथ हो गए मुखिया जी, अनाथ हो गए। सभी गांव वालों की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। दूर खड़े हर्ष और सारा भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। महाराज, वो सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि मेरे पिता के समान थे। वो हमें अकेला कैसे छोड़कर जा सकते हैं? सारा, जिसकी मृत्यु लिखी है उसे हम चाहकर भी नहीं टाल सकते। चलो अब घर चलते हैं। हमारी बेटी चंदा घर पर अकेली होगी। हर्ष सारा का हाथ पकड़कर उसे वापस झोपड़ी में ले आता है, पर जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चंदा वहां पर नहीं होती। हर्ष, हर्ष, हमारी बेटी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। वो कहाँ चली गई? हर्ष, देखो ना। अरे, हमारी बेटी तो अभी यहीं थी, ऐसे कैसे गायब हो गई? रुको, मैं आसपास देखता हूँ, शायद बाहर खेल रही होगी। वे दोनों पागलों की तरह हर जगह अपनी बेटी की तलाश करते हैं, पर चंदा का कहीं पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ राज दरबार में मंत्री और बाकी दरबारी भी गहरे सन्नाटे में होते हैं। अब ये सिंहासन हम ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रख सकते। मैं पूरे दरबार में घोषणा करता हूँ
कि हमें राजकुमार रोहित को ही इस राज्य का राजा घोषित करना होगा। ये फैसला ठीक है मंत्री जी, हम सब इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि बिना राजा के राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। सैनिकों, जाओ और कारावास से राजकुमार को सम्मान सहित यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक राजकुमार रोहित को लेकर दरबार में हाजिर होते हैं। रोहित के चेहरे पर हैरानी का नाटक होता है। क्या हो गया? मुझे इस तरह अचानक यहाँ क्यों लाया गया है? राजकुमार, आपके पिता राजा महेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी रहस्यमयी मौत हो गई है और उनका पार्थिव शरीर भी हमें नहीं मिल रहा। अब उनके कमरे में एक खत मिला था जिसके अनुसार आप अब इस राज्य के राजा हैं। नहीं नहीं, मेरे पिता मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मंत्री जी। ऐसे कैसे पिताजी को कुछ हो सकता है? हाँ राजकुमार रोहित, अपने आप को संभालिए। ये वक्त राज्य संभालने का है, टूटने का नहीं। कुछ ही देर में रस्मों के साथ रोहित का राज्य अभिषेक हो जाता है और वो सिंहासन पर बैठ जाता है। चलो, मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उधर हर्ष और सारा अपनी बच्ची की तलाश में दर दर भटक रहे होते हैं और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सारा, हमें अपनी बच्ची को ढूंढना ही होगा और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। दोनों अपनी बच्चियों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक पीछे से दोनों के सर पर एक जोरदार डंडा पड़ता है। वे दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अगली सुबह जब सारा की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को अकेला पाती है। ये क्या? ये हर्ष कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, किसने हमारे सर पर हमला किया? मुझे हर्ष को ढूंढना होगा। सारा बदहवास होकर वहां से निकल पड़ती है और हर जगह पर हर्ष को ढूंढती है, पर उसे हर्ष कहीं पर भी नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते वो गांव के पास पहुंचती है और एक गांव वाले को रोकती है। भाई साहब, क्या आपने मेरे पति को कहीं पर देखा? वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, बोलिए ना। अरे, वो तुम्हें छोड़कर भाग गया होगा। अब भला वो कहाँ मिलने वाला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे, वो तो किसी और का बच्चा था। उसने सोचा होगा कि दूसरे का बच्चा क्यों पालूं। गांव वाले सारा का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो उदास होकर वहां से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, पर उसे न तो उसका पति मिलता है और न ही बच्ची। वो भूखी प्यासी गांव में ही पड़ी रहती है। तभी वहां पर राजकुमार रोहित अपने घोड़े पर सवार होकर आते हैं। तूने मेरी जिंदगी खराब की थी सारा, अब देख, मैं तेरे जीवन को नर्क बना दूंगा। अब तुझे मुझसे विवाह करना होगा। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। वो तो तुझे छोड़कर भाग गया सारा, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो जरूर किसी मुश्किल में है। वो मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकते। वो कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे भटकते हुए नहीं देख सकता। आखिर तुम मेरी प्रेमिका रही हो और मेरे बच्चों की माँ भी हो। भले ही उस हर्ष ने मेरे बच्चे को अपना नाम दे दिया, पर है तो वो मेरा ही अंश। चलो मेरे साथ, चलो। खबरदार, अगर ऐसा शब्द दोबारा अपनी जबान पर लाए राजकुमार, वो बच्चा मेरा और हर्ष का है। तुम्हारे कहने से क्या वो तुम्हारा हो जाता है? और तुम ये साबित भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाती हो?
तभी सारा गुस्से में राजकुमार रोहित को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। रोहित का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो सबके सामने जबरदस्ती सारा को उठाकर अपने घोड़े पर डाल देता है। सारा रोती और चिल्लाती रहती है, पर रोहित उसे लेकर राजमहल पहुंच जाता है। मुझे छोड़ दो रोहित, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो रोहित, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। मैं तुझसे विवाह तुझे रानी बनाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसीलिए कर रहा हूं ताकि हर दिन तुझसे बदला ले सकूं, तुझे तड़पा सकूं और दर्द दे सकूं। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। अगर तुमने जबरदस्ती किया तो मैं तुम्हें जहर देकर मार दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में डाल दो, जहां सिर्फ अंधेरा हो। इसे जंजीरों से बांध देना ताकि ये पूरी जिंदगी वहीं सड़ती रहे। जाओ। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, मुझे उसे ढूंढना है। मेरे पति के पास मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। सैनिक सारा को घसीटते हुए काल कोठरी में डाल देते हैं। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत जाते हैं। एक रात राजकुमार रोहित चुपचाप महल से निकलता है और घने जंगलों के बीच एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचता है। वहां मनोरमा उसे देखकर मुस्कुराती है। आप आ गए महाराज। हाँ मनोरमा, मैं बस यही जानना चाह रहा था, क्या सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सालों पहले तय किया था? हाँ महाराज, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने सोचा था। तभी मनोरमा की आंखों के सामने 20 साल पुराना वो मंजर घूमने लगता है। मुझे उस लड़की सारा से और राजकुमार के बच्चे से अपने बेटे हर्ष का पीछा छुड़ाना ही होगा। इसके लिए मुझे राजकुमार रोहित के साथ हाथ मिलाना होगा। आज रात ही मैं उनसे मिलूंगी। फिर आधी रात के सन्नाटे में मनोरमा राजमहल के पिछले दरवाजे के पीछे छिपते छिपाते काल कोठरी में कैद राजकुमार रोहित के पास पहुंच जाती है। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? राजकुमार, मैं यहाँ पर आपसे हाथ मिलाने आई हूँ। मेरी बहू ने मुझसे मेरे बेटे को छीना है और आपसे आपका सम्मान, आपकी गद्दी और राजा बनने का सपना। क्या आप ये सब कुछ चुपचाप देखते रहेंगे? बोलिए राजकुमार। नहीं, मैं बदला लूंगा, उस लड़की से भी, उसके बच्चे से भी और अपने पिता से भी, जिन्होंने मुझे यहाँ डाला है। तो फिर क्यों ना हम दोनों को साथ मिलना होगा? बोलिए। ठीक है, अब हम दोनों मिलकर इन सबको बर्बाद कर देंगे। अब तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। हाँ, क्यों नहीं, आप हुक्म तो दीजिए। फिर राजकुमार रोहित झुककर मनोरमा के कान में अपनी योजना बोलते हैं। मनोरमा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अगली सुबह मनोरमा एक फकीर का भेष धारण करती है और हाथ में एक जादुई सा दिखने वाला सुनहरा फूल लेकर राज दरबार में महाराज महेंद्र सिंह के सामने पहुंचती है। मैंने आपके अन्याय और आपकी अच्छाई के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बताओ, तुम्हारा आना कैसे हुआ और तुम्हारे साथ ये अद्भुत सुनहरा फूल कैसा है? ये फूल बहुत ही दिव्य है महाराज। इसे मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये फूल केवल एक नेक और ईमानदार राजा को ही दिया जाए। अगर आप इस फूल का शरबत बनाकर राजा को पिलाएंगे तो उनकी शक्ति और आयु अमर हो जाएगी, ताकि वे प्रजा का कल्याण और भी ज्यादा बेहतर ढंग से कर सके। पर मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा हूँ ईश्वर की कृपा से खुश हूँ। ऐसा मत कहिए महाराज, मेरा दिल टूट जाएगा। मेरे गुरुदेव का सख्त आदेश है कि मैं इसका शरबत बनाकर आपको एक एकांत और अंधेरे कक्ष में पिलाऊं, ताकि इसकी शक्ति बाहर न जा सके। अच्छा ठीक है, मेरे द्वारे से कोई निराश ना जाए। अगर तुम चाहती हो तो ये शरबत मैं पी लेता हूँ।
लाओ। फिर मनोरमा एक अंधेरे कक्ष में जाती है और उस सुनहरे फूल का शरबत तैयार करती है। वो मुस्कुराते हुए महाराज को पिला देती है। शरबत पीते ही महाराज महेंद्र सिंह का सर घूमने लगता है और वे वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता। भी उस अंधेरे कमरे में राजकुमार रोहित गुप्त रास्ते से आ जाता है। तो तुमने काम कर दिया, पिताजी को वही शरबत पिलाया जो मैंने कहा था। हाँ राजकुमार, महाराज आप अपनी गहरी मूर्छा में है। ठीक है, अब इन्हें उठाकर महल के सबसे खुफिया तहखाने में ले चलो। ये तहखाना मैंने पिताजी की गैर हाजिरी में बनाया था। इसके बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता। रोहित और मनोरमा मिलकर बेहोश राजा महेंद्र सिंह को घसीटते हुए उस खुफिया तहखाने में ले जाते हैं और वहां उन्हें जंजीरों से बांधकर रख देते हैं। अब तुम जाओ और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं वापस काल कोठरी में चला जाता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। फिर राजकुमार रोहित वापस अपनी कोठरी में जाकर बंद हो जाता है। अगली सुबह होते ही मनोरमा बदहवास होकर गांव की चौपाल पर भागती भी जाती है। अरे अरे ओ गांव वालों, क्या तुमने सुना? हमारे महाराज की मृत्यु एक बहुत ही रहस्यमयी और शापित तरीके से हो गई है। ये क्या? तुम्हें ये कैसे पता? मैं अभी राज दरबार के पास से आ रही हूँ। महाराज का शरीर किसी प्राचीन श्राप की वजह से इतना ज्यादा जहरीला हो गया है कि जो भी उनका पार्थिव शरीर देखेगा वो उसी पल मर जाएगा। इसलिए किसी को भी उनके पास जाने की इजाजत नहीं है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। मुझे ये खबर पूरे गांव में फैलानी होगी। गांव वाला डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब मेरा आखिरी बात। मनोरमा अब एक साधु का भेष धारण करती है और राजमहल पहुंचती है, जहां मंत्री बहुत परेशान बैठा होता है। हे भगवान, इतना वक्त बीत गया पर महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा है। वे बिना बताए कहीं जाते नहीं थे। कहाँ होंगे महाराज? मंत्री, तुम जिस उलझन में हो मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। साधु महाराज, हमारे महाराज कहाँ हैं? कुछ पता नहीं चल रहा। राजा महेंद्र सिंह पर एक प्राचीन श्राप था। उसी श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर अदृश्य हो गया है, जिसे कोई साधारण मनुष्य कभी भी नहीं देख सकता। अब तुम्हें राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी खोजना होगा। पर ये कैसे हो सकता है? महाराज ने पहले कभी इस श्राप का जिक्र नहीं किया। क्योंकि उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि ये बात गुप्त रहे। आज उनकी गैर हाजिरी में मुझे ये सत्य प्रकट करना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। साधु के जाते ही मंत्री फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं महल से बाहर आकर मनोरमा अपनी नकली दाढ़ी मूछें हटाकर जोर जोर से हंसने लगती है। मेरा ये कार्य भी पूरा हुआ। अब मुझे वो करना है जो राजकुमार ने कहा था। फिर वो दिन बीत जाता है और अगली सुबह मनोरमा तुरंत हर्ष और सारा की झोपड़ी के पास पहुंचती है। उस वक्त झोपड़ी में कोई नहीं होता। मनोरमा चुपचाप अंदर जाती है और छोटी सी चंदा को उठाकर वहां से सीधे राजकुमार रोहित के घर पर पहुंचती है। राजकुमार, मैंने चंदा को हासिल कर लिया है। अब आगे क्या करना है? इसे ले जाकर तुम पालो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। ठीक है, पर मुझे अपने बेटे को उस सारा से दूर करना है। चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को भी मैं उससे दूर कर दूंगा। मनोरमा चंदा को लेकर वहां से चली जाती है। सैनिकों, जाओ उस हर्ष को उठाकर मेरे पास लाओ। ध्यान रहे किसी को पता न चले कि तुम उसे यहाँ लेकर आए हो। जो आज्ञा महाराज। सैनिक हर्ष की झोपड़ी में पहुंचता है, जहां हर्ष और सारा बात कर रहे होते हैं। सैनिक पीछे से वार करके दोनों को बेहोश कर देता है और हर्ष को घसीटते हुए राजमहल ले आता है।
महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं आपकी उस बेटी चंदा को खूब परेशान करती हूँ, उसे तड़पाती रहती हूँ। राजकुमार रोहित खुश होकर मनोरमा को सोने के सिक्कों की थैली देता है और राजकुमार वहां से चला जाता है। तभी सुबह को चंदा जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आती है। माँ, मैं लकड़ियां लेकर वापस आ गई हूँ। आ गई करमचली, मैंने तुझे सुबह ही भेजा था। लकड़ियां लाने में इतना वक्त कैसे लगता है? हाँ, कहाँ मटकने गई थी? नहीं माँ, मैंने लकड़ियां अच्छे से काटी थी, बस उन्हें लाने में देर हो गई माँ। मुझे माँ मत कहना, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू तो सड़क पर फेंकी भी मुझे मिली थी। तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे पाल रही हूँ। शुक्र मनाओ, तुझे 2 वक्त की रोटी दे रही हूँ। मैंने जो तुझे कल सेठ को लकड़ियां देने को कहा था, तूने वो लकड़ियां भी नहीं दी हैं, इसलिए आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी तू? माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है माँ, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो। तुझे अब कुछ भी नहीं मिलेगा, आज तू पूरे दिन घर के बाहर ही रहेगी। मनोरमा चंदा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। मेरी क्या गलती है? मैंने कल शाम को खाना भी नहीं खाया था और आज सुबह भी कुछ नहीं खाया है। मैं जंगल चली गई थी। फिर घने जंगलों की तरफ वो चली जाती है, जहाँ एक पेड़ के नीचे साधु महाराज शांत मुद्रा में बैठे होते हैं। कोई है? मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अरे, ये साधु महाराज तो बहुत ज्यादा प्यासे लग रहे हैं, मुझे इन्हें पानी देना चाहिए। चंदा दौड़कर पास के तालाब से पानी लाती है और साधु महाराज को पिला देती है। पानी पीते ही साधु महाराज राहत की सांस लेते हैं। बेटी, तुम धन्य हो, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गुरुदेव, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे असली माता पिता कौन है? जिस औरत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो हर वक्त मुझे मारती पीटती रहती है, मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाती है। आज तो उसने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। आखिर वो कौन से पत्थर दिल माँ बाप है जिन्होंने मुझे ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया? साधु महाराज। बेटी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी नहीं ठुकराया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है और जो तुम्हारा सच है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर साधु महाराज एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे चंदा की आंखों के सामने सारा पुराना मंजर घूमने लगता है, जिसे देखते ही चंदा की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र होगा। अब मैं अपने माँ और पिताजी को उस काल कोठरी से आजाद करूंगी और अपने दादा को भी, जिसने इन सबको कैद किया, वही मेरे असली पिता है। ये कैसी विडंबना है साधु महाराज। बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लाल रत्न ले जाओ और तुम अपनी दादी के सामने रखना। वो पूरे गांव वालों के सामने सारे गुनाह कबूल कर लेगी। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उस राजकुमार को उसके किए की सजा भी दे देंगे। ठीक है गुरुदेव। फिर चंदा वो लाल रत्न अपनी मुट्ठी में रख लेती है और वहां से वापस मनोरमा के पास आ जाती है। कहाँ चली गई थी रितु? मैंने तुझे घर से निकाला था, इसका मतलब ये नहीं कि तू घूमने जाए। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। मनोरमा चंदा को बेरहमी से पीटने लगती है कि तभी वहां पर गांव के मुखिया और अन्य गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। बहन, क्यों मार रही हो इनको? हर वक्त मारती रहती हो। बस यूं ही समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी का श्राप है मुखिया जी। बस बहुत हो गया। अब मैं ये सब कुछ जान गई हूँ कि आप कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी हो। हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? चंदा
वो लाल रत्न मनोरमा के सामने रख देती है, जिसे देखते ही मनोरमा जैसे किसी वश में आ जाती है और अपनी सारी सच्चाई गांव वालों को बताने लग जाती है, जिसे सुनकर सभी गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं। क्या तुमने अपने बेटे और बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? इसने तो राजा को भी नहीं छोड़ा, इसको तो मार डालो, जान से मार डालो इसे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सारा सच इन लोगों को कैसे बता दिया? आखिरकार उसने ऐसा क्या मेरे सामने रख दिया था? चलो अब इसकी सजा तो खुद महाराज देंगे। महाराज जिंदा हैं और इन लोगों ने सब जगह ये अफवाह फैलाई है कि महाराज मर चुके हैं। चलो। सही कहा मुखिया जी, चलिए हमें भी अपने माता पिता को आजाद करवाना है। फिर सभी गांव वाले मनोरमा को पकड़कर राजमहल ले जाते हैं। गांव वाले सभी इसे लेकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं सबको पता तो नहीं चल गया? क्या हो गया है? किस चीज की भीड़ लगी पड़ी है? राजकुमार, आपने जो किया है उसकी सारी काली चिट्ठी सबके सामने आ चुकी है। अब आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। कैसा गुनाह? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ? सब एक साथ यहाँ? सब ठीक तो है ना? तभी चंदा वो लाल रत्न राजकुमार रोहित के सामने रख देती है, जिससे राजकुमार रोहित अपने मुख से एक एक बात पूरे दरबार के सामने कह देते हैं, जिसे सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन सरक जाती है। क्या राजकुमार, आपने ऐसा किया? मुझे शर्म आती है राजकुमार कि आप इस राज्य के वारिस हैं और आपने अपने पिता के साथ ऐसा किया। 20 वर्षों से कैद में रखा उन सबको। सैनिकों, जाओ और उन सबको जल्दी से काल कोठरी से बाहर लेकर आओ। फिर सैनिक तुरंत जाते हैं और कुछ ही देर में हर्ष, सारा और राजा महेंद्र सिंह को काल कोठरी से बाहर लेकर आते हैं। राजा महेंद्र बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था बेटा कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। तभी चंदा भाग कर आती है और सारा को गले लगा लेती है। माँ, मैं आपकी बेटी चंदा हूँ। मुझे सारा सच साधु महाराज ने बताया और इस पत्थर की मदद से मैं सबको सच बता पाई हूँ। माँ, क्या मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई? हाँ, अच्छा, तो इसकी वजह से मेरे इतने वर्षों के किए कराए पर पानी फिर गया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर राजकुमार रोहित अपना खंजर निकालकर चंदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी बीच में हर्ष आ जाता है। खंजर हर्ष को लग जाता है और वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। ये तूने क्या किया राजकुमार? इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी तूने एक और अपराध कर दिया। सैनिकों, ले जाओ इसे। आने वाली अमावस्या के दिन राजकुमार को फांसी की सजा दी जाए और इस बुढ़िया को, जिसने इसके साथ मिलकर अपने बहू बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, इसे भी उम्र कैद की सजा दी जाती है। नहीं नहीं बेटा, हर्ष आंखें खोल बेटा। ये तूने क्या किया राजकुमार? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? हर्ष आंखें खोलो बेटा। मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे बेटे को भी कैद करके रखा है। जो दूसरों के साथ बुरा करेगा उसके साथ भी यही होगा। अब जाओ यहां से, पछताने से कोई फायदा नहीं। मनोरमा और राजकुमार रोते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं सारा बेहाल होकर हर्ष के पास बैठी रहती है। हर्ष, आंखें खोलो हर्ष, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आंखें खोलिए ना। लेकिन हर्ष अपनी आखिरी सांसें गिन चुका होता है। माफ कर दीजिए महाराज, मेरे रहते हुए इतना कुछ गलत हुआ।
और मैंने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माफ कर दीजिए महाराज। जब मेरा बेटा ही गद्दार था तो आप लोग क्या ध्यान देते। आज से इस राज्य की नई महारानी मेरी पोती चंदा रहेगी। जैसा कि मैंने कहा था, इस लड़के हर्ष ने मेरे राज परिवार के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, तो हर्ष की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा हमारे राज दरबार के द्वार पर बनाई जाए, ताकि इसकी मूर्ति युगों युगों तक बरकरार रहे। जो आज्ञा महाराज, आपने जो कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। कुछ ही दिनों में चंदा उस राज्य की महारानी बन जाती है। राजमहल के बाहर हर्ष की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है। वही राजा महेंद्र एक कमरे में अपने जवान बेटे के शोक में जीवन और मौत के बीच में झूल रहे होते हैं।